हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल सर आपका आपके अपने YouTube चैनल बीएल सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फर्स्ट ग्रेड के साथियों की एग्जाम बिल्कुल निकट है और उनका बार बार मैसेज आता है कि सर हमें राजस्थान जीके को एक बार रिवीजन करवा दो। इसी श्रृंखला में आज अपन लेकर आए हैं राजस्थान भूगोल के 4 टॉपिक, जिसमें राजस्थान की अवस्थिति विस्तार, उसके अंदर भौतिक प्रदेश, जलवायु और मिट्टियों का शानदार कॉन्सेप्ट। यहां से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पिछली बार भी मिले थे और अब की बार भी आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपन शानदार टॉपिक को करने वाले हैं। ये क्लास आप देखने के बाद में इन टॉपिक से आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की समस्या रहेगी भी नहीं। तो आज यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो अब अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की मैराथन एक क्लास है, जिसके माध्यम से अपन 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। राजस्थान भूगोल के मैराथन की यदि अपन बात करें तो पहला चैप्टर अपना रहने वाला है राजस्थान का परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के परिचय से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्विक रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन के तहत इसको अपन देखने वाले। स्थिति, विस्तार और सीमाएं। सबसे पहले राजस्थान का परिचय की बात करें तो राजस्थान का नाम कहां कहां अपने को देखने को मिलता है और उसका नाम क्या रहा था। किसी भी व्यक्ति का नाम निर्धारण किया जाता है तो अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग निर्धारित किया था। तो अपन बात करें राजस्थान में नाम की तो राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त करने वाला अपने को देखने को मिलता है। राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त भी देखने को मिलता है, यह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ब्रह्मवर्त नाम कहां देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। मरुकांतार नाम है वो रामायण में। मरुकांतार कहां है? रामायण में है। और अपन बात करें राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया था। राजस्थान का नाम राजपूताना किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में दिया था। राजस्थान या राजस्थान नाम की अपन बात करें तो ये कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में दिया था। राजस्थान का नाम राजपूताना कहने वाला कौन था? जॉर्ज थॉमस था। जबकि राजस्थान या राजस्थान या रजवाड़ा कहने वाला व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड 1829। पुस्तक यानी किस पुस्तक में यह नाम दिया गया? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इंडिया नहीं, ऑफ राजस्थान। ध्यान रखना भाई, यहां पर क्या याद रखना? राजस्थान। क्लियर है? चलो जी भाई, राजस्थान शब्द का और प्रयोग अपने को मोहनोत नैणसीरी ख्यात में मिलता है और राज रूपक में मिलता है जो वीर भान की है। कहां मिलता है? राज रूपक और मोहनोत नैणसीरी ख्यात। ये तो मोहनोत नैणसी ने लिखी थी और राज रूपक किसने लिखी थी? वीर भान ने लिखी थी। यदि अपन बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है या फिर 139 वर्ग मील है। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल की अपन बात करें तो ये कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो 10.41% है भारत के टोटल क्षेत्रफल का। भारत का लगभग कितना है? 32 लाख के समथिंग है, तो उसका 10.41% है। और इस हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में राजस्थान का पहला स्थान है और भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल फिनलैंड के, जापान के और जर्मनी के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल फिनलैंड बराबर जापान बराबर किसके हैं? जर्मनी के हैं। राजस्थान की अपन स्थिति की बात करें कि राजस्थान कहां पर स्थित है तो ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध। यदि अपन ऐसे बात करें यानी गोलार्ध की तरफ देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में रह जाता है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में रह जाता है। और देशांतर की बात करें तो कौन से देशांतर में रह जाता है? पूर्वी देशांतर में रह जाता है। इसका मतलब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर से उत्तर में रहेगा और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो पूर्व से पूर्व रहने वाला है, क्योंकि अपन उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। भारत में यदि अपन बात करें तो भारत में अपन उत्तर पश्चिम में है, अर्थात राजस्थान भारत के
उत्तर पश्चिम में, मतलब ये यदि इंडिया है तो यहां पर कौन है, राजस्थान है। कहां है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में, और भूमध्य रेखा के कहां रह गया, राजस्थान उत्तर में रह जाता है। भूमध्य रेखा के कहां रह जाता है, उत्तर के अंतर्गत रह जाता है। कभी कभार एशिया में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना भाई, एशिया के अंतर्गत पूछ लिया जाता है। तो एशिया के अंदर अपन बात करें तो दक्षिण पश्चिम में, एशिया में कहां पर है, दक्षिण पश्चिम में, एशिया में कहां पर है राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में। ये राजस्थान क्या स्थिति हो गई कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, कौन से देशांतर में है, भारत में किधर है, भूमध्य रेखा के किधर है, और एशिया महाद्वीप में कहां पर है। अब बात करेंगे राजस्थान के अक्षांश विस्तार की। राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि मैंने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात अक्षांश दृष्टि से अपन बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश खींचेंगे तो ये सारे के सारे उत्तर के अक्षांश है। इसलिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका मतलब यहां से राजस्थान से 23 डिग्री जो अक्षांश है वह गुजरता ही नहीं है। कई बार यदि एग्जामिनर पूछना चाहे क्या 23 डिग्री किसी राज्य से, किसी जिले से गुजरता है क्या, तो राजस्थान के किसी भी जिले से 23 डिग्री अक्षांश नहीं गुजरेगा, 23.5 डिग्री गुजरता है, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, 23 डिग्री 3 मिनट, और 23.5 को क्या बोलेंगे, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना 3 और 30 में भी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इन दोनों में यदि अपन बात करें अंतर है वो 7 डिग्री 9 मिनट का है। कितने का है, 7 डिग्री 9 मिनट का है। 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है दोनों अक्षांश से विस्तार में। मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बीच का अक्षांश माना गया है। मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, अपन कहेंगे 27 डिग्री। अब अपन बात करें उत्तरी गांव, यानी बिल्कुल राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है वो है कोणा गांव, श्री गंगानगर के अंतर्गत। कौन सा गांव है, कोणा गांव है। कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों, श्री गंगानगर के अंतर्गत पड़ता है। कहां पर पड़ता है, श्री गंगानगर में। जो उत्तरी बिंदु है, जो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, यानी अपन बात करें और यहां से 23 डिग्री 3 मिनट गुजरता है और यहां से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कोणा गांव श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव पूछ ले तब तो कोणा गांव, और उत्तरी जिला पूछ ले तो वो अपना कौन सा है, श्री गंगानगर, और उत्तरी बिंदु कौन सा है तो वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्लियर है, चलते हैं आगे। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो बोरकुंड है। कौन सा है, बोरकुंड है दक्षिणतम बिंदु। यह कुशलगढ़ तहसील जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। राजस्थान का सबसे दक्षिण का बिंदु है वो बोरकुंड कुशलगढ़ में पड़ता है, और वहां पर जिला कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा जिला है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई यदि अपन बात करें तो 826 किलोमीटर है। मतलब यहां से यहां तक यदि अपन सीधा चले तो ये कितना है, 826 किलोमीटर है। कितना है, 826 किलोमीटर है। मध्यवर्ती गांव, यानी इस प्रकार से जैसे मैंने यहां इधर से इसको क्रॉस करवाया, इधर से इसको क्रॉस करवाया, तो यहां पर जो गांव है, मध्यवर्ती गांव है, वो लांपोलाई जो मेड़ता के अंतर्गत पड़ता है, या सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना है। सामान्यतः लांपोलाई को माना जाता है और सैटेलाइट सर्वे कहता है कि मध्यवर्ती गांव कौन सा है, गगराना है। बताओ, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग। अब अपन बात करेंगे देशांतरी विस्तार। अपन कौन से देशांतरी विस्तार के तहत, अपन पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए अपना समय क्या है, आगे चलता है 5.5 घंटे। ध्यान रखना, अक्षांश से विस्तार क्या बताता है, किसी भी देश की जलवायु का निर्धारण करता है, और देशांतरी जो विस्तार होता है किसी भी स्थान के समय को बताता है कि समय कितना है। तो इस दृष्टि से देशांतरी विस्तार की अपन बात करें तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। मैंने कहा क्या कहा था, अक्षांश उत्तर से उत्तर रहेगा और देशांतर पूर्व से पूर्व रहेंगे, क्योंकि अपनी स्थिति कहां पर है, पूर्व की ओर स्थित है।
69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी यहां 69 डिग्री 30 मिनट है और यहां पर कितना है 78 डिग्री 17 मिनट है। अब आपको पूछ ले 69 डिग्री देशांतर कहां से गुजरता है, तो 69 नहीं गुजरता, कौन सा गुजरेगा 70 गुजरेगा, और वो कौन से जिले से, राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरेगा। और 78 डिग्री कहां से गुजरेगा, 78 डिग्री सामान्यतः अपन क्या मान लेते हैं भाई, धौलपुर जिले से गुजरता है। क्लियर है। इन दोनों में अंतर की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। और मध्यवर्ती देशांतर किसको माना गया है, 76 डिग्री देशांतर को क्या माना गया है प्यारे विद्यार्थियों, मध्यवर्ती देशांतर माना गया है। यानी 27 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश मध्यवर्ती है और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है, और ये दोनों एक दूसरे को लामपोलाई मेड़ता में काटते हैं। अब अपन बात करें राजस्थान का सबसे पश्चिम का बिंदु कौन सा हो जाएगा, जैसे ये वाला, इसको आप अपने कहेंगे क्या, पश्चिमी। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, 69 डिग्री 30 मिनट है। जाओ कहां से पड़ता है, वो पड़ता है कटरा गांव, और तहसील है सम तहसील, और जिला है जैसलमेर जिला। अर्थात सबसे पश्चिमी जिला पूछ ले तो जैसलमेर, पश्चिमी जिले की तहसील पूछ ले तो वो कौन सी तहसील हो जाएगी, वो तहसील हो जाएगी सम तहसील, जहां पर 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और कटरा गांव हो जाएगा पूर्वी बिंदु। ऐसे ही अपना क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि ये वाला जो पूर्वी बिंदु है, यहां पर क्या है, तो यहां पर गांव है सिलाना गांव। कौन सा है, सिलाना गांव। राजाखेड़ा तहसील कौन सी है, राजाखेड़ा, और जिला कौन सा अपना, धौलपुर जिला। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। और मैंने क्या कहा था कि देशांतर समय का निर्धारण करते हैं और सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो सबसे पहले उदय कहां पर होगा, अपने धौलपुर में ही होगा। और जहां सबसे पहले उदय होता है वहीं सबसे पहले अस्त भी होगा। ध्यान रखना, जो पहले जन्म लेगा वो पहले मर जाएगा, जो बाद में जिसका बाद में जन्म होगा वो बाद में मर जाएगा। तो पूर्व और पश्चिम की राजस्थान की यदि अपन चौड़ाई की बात करें, ये चौड़ाई पूर्व से पश्चिम ये है 869 किलोमीटर। कितनी है भाई, 869 किलोमीटर है। लंबाई और चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर का है। 826 और 869 में अपन डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं, तो वो कितना आता है, 43 किलोमीटर है। अब राजस्थान के विकर्ण की लंबाई बात करें, सर विकर्ण की कैसे चर्चा कर रहे हो, तो आएगा जैसे विकर्ण की लंबाई देखो, मैं बता रहा हूं, ये वाला इसको अपन विकर्ण बोलते हैं, ये लंबाई और ये लंबाई, ये जो विकर्ण है इसमें डिफरेंस कितने का है ये अपने को देखना है। तो इस पहले इनकी लंबाई देखेंगे, तो यहां देख लेते हैं। विकर्ण की लंबाई की बात करें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम यानी यहां से इधर दक्षिण पूर्व की, उत्तर पश्चिम से है क्या, हाँ उत्तर पश्चिम से, तब ये वाले ये है 850 किलोमीटर। देखने में लंबा लग रहा है ना ये वाला पार्ट, ये लंबा है यहां से यहां तक, तो ये है 850। ये कितनी है 850, और दक्षिण पश्चिम वाले से उत्तर पूर्व है वो है 784 किलोमीटर। और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो ये 66 किलोमीटर का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। कोई समस्या है यहाँ पर, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 70 डिग्री देशांतर जैसलमेर जिले से गुजर जाएगा, और 78 डिग्री देशांतर कहां से गुजर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, धौलपुर जिले से गुजर जाएगा। अब बात करेंगे कर्क रेखा की, क्योंकि अपन ने राजस्थान का पूरा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लिया है। अब अपन देखेंगे कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा से अपने को यह पता चलेगा सूर्य की स्थिति। ऐसे मान लो कि ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। सूर्य यहां से इधर की ओर घूमता रहता है, तो कहीं ना कहीं कर्क रेखा, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अपन बात करते हैं कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट है। इसका मतलब कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री और राजस्थान से गुजरती है, तो अब उसी को अपन कर्क रेखा बोलते हैं। तो कर्क रेखा जिसको कौन सी अक्षांश है, वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ऊ और लगा लेना भाई, उत्तरी अक्षांश है, जो राजस्थान के 2 जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, 26 किलोमीटर। ये थोड़ी ऊपर दिखाई हुई है, मतलब इसको यहां मान सकते हैं अपन। इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है, 26 किलोमीटर। यहां जिला बांसवाड़ा इससे गुजरती है।
चलो जी, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है क्योंकि सूर्य यहां से यहां तक ही चक्कर करता है। इसका मतलब ये लास्ट बिंदु है और यहां अपना कौन सा जिला आ जाता है, यहां अपना जिला है बांसवाड़ा। इसका मतलब सूरज सीधा कहां पर रहेगा, ये रहा सूरज भाई साहब, सीधा कहां पर पड़ेगा, बांसवाड़ा में। और ऐसे करते करते यानी कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए बांसवाड़ा पर, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले पर सबसे सीधी किरणें गिरती है। सर्वाधिक तिरछी जो सबसे दूर हो जाएगा यानी श्री गंगानगर में। सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां होता है, धौलपुर में, तो सर्वप्रथम सूर्यास्त भी कहां पर होगा, धौलपुर में। सबसे अंत में सूर्यास्त कहां होगा, जैसलमेर में होगा। और सबसे पहले अंत में क्या हो रहा है, सबसे अंत में, पहले नहीं भाई ये हटाओ, सबसे अंत में सूर्य उदय कहां पर होता है, सूर्य उदय की बात हो रही है जैसलमेर में। चाहे सूर्य अस्त बोले चाहे सूर्य उदय बोले, अंत में जैसलमेर में रहेगा और पहले कहां रहेगा, धौलपुर में रहेगा, क्योंकि सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब अपन बात करेंगे राजस्थान की कुल सीमा की। जैसे अभी ये आपने देखा होगा कि ये वाली, यदि अपन इस सीमा पर चले तो ये सीमा की लंबाई हो कितनी जाएगी, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं जी। ठीक है, कोई समस्या है किसी को भी तो कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी समस्या का समाधान दे दूंगा। लो भाई, राजस्थान की कुल सीमा की अपन बात करें तो कुल स्थलीय सीमा ये 5920 किलोमीटर, क्योंकि जलीय सीमा लगती नहीं है, राजस्थान के चारों ओर जल तो है नहीं, स्थल है, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, जिसमें से अपनी सीमा पाकिस्तान से भी टच होती है, तो इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है, और दूसरे राज्यों से भी लगती है, इसका मतलब अंतरराज्यीय सीमा भी लगती है। तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ है। उस अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, रेड क्लिफ है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान से लगती है। अब रेड क्लिफ की लंबाई पूछ ले, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछ ले, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पूछ ले, सब कितनी है, 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की वो 4850 किलोमीटर है, जो राजस्थान के भारत के 5 राज्यों से लगता है। इन दोनों का कुल योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5920 किलोमीटर कुल सीमा हो जाएगी, जिसमें से 5 राज्य पंजाब से, उसके बाद में हरियाणा से, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और गुजरात, इनसे सीमा लगती है। कि राजस्थान की अन्य किस राज्य से सीमा लगती है, तो उत्तर में सबसे पहले पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में मध्य प्रदेश, और अपन बात करेंगे यदि दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, गुजरात। राजस्थान की सबसे कम सीमा लगती है वो पंजाब से लगती है। सबसे कम किससे लगती है, पंजाब से लगती है, मात्र और मात्र 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर राजस्थान की अन्य राज्य से सीमा सबसे कम किससे लगती है, पंजाब से 89 किलोमीटर। हरियाणा से 1262 लगती है, हरियाणा से कितनी लगती है, 1262। उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर और मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर, जो सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक किससे लगती है, एमपी से यानी मध्य प्रदेश, कितनी लगती है, 1600। सबसे कम किससे लगती है, पंजाब से, कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। और गुजरात से 1022 किलोमीटर, कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर। क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर करना अन्य साथियों तक। लो भाई, राजस्थान की पंजाब से सीमा राजस्थान के 2 जिलों की लगती है। कितने जिलों की लगती है, 2 जिलों की। राजस्थान की हरियाणा से 7, राजस्थान के 8 जिलों की सीमा लगती है। मैं बता रहा हूं राजस्थान के जिलों की संख्या, जिनकी पंजाब से लगती है वो 2 है, हरियाणा से 8 है। सर हरियाणा वाला हमें याद नहीं रहेगा, तो हरियाणा को अपन ज्यादातर ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको ऐसे पूरा कर लेना। ये कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। क्लियर है क्या, चलो जी, हरियाणा से कितने हो गए, 8 हो गए। उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश की स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 3 जिले, मध्य यानी बीच में कितने रखने हैं, 10 जिले रखने। और गुजरात के साथ में क्या है, 6 जिले। अपन क्या बोलते हैं, गुजरात के साथ में 6 जिले हैं, गुजरात के साथ में 6। और राजस्थान के पाकिस्तान से 5 जिलों की सीमा लगती है वर्तमान में, पहले 4 था, अब 5 जिलों की लगती है।
राजस्थान और पाकिस्तान की जो सीमा होती है वो रेड क्लिफ रेखा हिंदुमल कोट से शुरू होती है, जो श्री गंगानगर की एक जगह है। राजस्थान और पाकिस्तान की जो सीमा है रेड क्लिफ रेखा, उस रेड क्लिफ रेखा का प्रारंभिक बिंदु है हिंदुमल कोट, जो कहां पर है, श्री गंगानगर में। यहां से शुरू होने के बाद में अगला जिला आ जाता है बीकानेर, फिर आ जाती है फलोदी, फिर आ जाता है जैसलमेर, और फिर लास्ट में कौन सा आता है, बाड़मेर। और बाड़मेर की जगह भी कौन सी है, बाकासर बाड़मेर, बाकासर बाड़मेर। आपको पूछेगा रेड क्लिफ रेखा कहां से शुरू होती है, तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर। उत्तर से दक्षिण में कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, जिसमें सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की और वर्तमान में न्यूनतम किसके, फलोदी की है। क्लियर है। ये 3 जिले हैं वो केवल पाकिस्तान से ही सीमा लगाते हैं, इसलिए पूछ ले कि राजस्थान की राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तब तो आंसर हो जाएगा 5। लेकिन राजस्थान के कितने जिलों की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है, तब 3 ही जिले होंगे, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। क्योंकि श्री गंगानगर की पाकिस्तान से भी लगती है और पंजाब से भी लगती है, तो केवल नहीं बनता। और बाड़मेर की गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। आगे बात समझ में। चलो जी भाई, राजस्थान की पंजाब के साथ में सीमा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले बनाते हैं। पंजाब के साथ में सीमा बनाने वाले कौन हो गए, हनुमानगढ़ भी हो गया और श्री गंगानगर हो गया। अब गंगानगर देखो यहां पर भी बना रहा है, गंगानगर यहां पर भी। तो राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं, तो एक तो अपना श्री गंगानगर हो गया, एक कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, जो आगे अभी आ भी जाएगा। राजस्थान का पंजाब के साथ में 2 जिले हो गए, हरियाणा के साथ में 8 जिले हैं। वो कौन कौन से, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, शेखावाटी। हनुमानगढ़ याद रहेगा, फिर शेखावाटी के 3 जिले, चूरू, झुंझुनू, सीकर। पहले जयपुर की लगती थी, अब जयपुर की जगह जयपुर से कौन सा जिला बना है, कोटपुतली, बहरोड। फिर अलवर, अलवर से एक नया जिला बन गया खेरतल, तिजारा। और फिर अलवर फिर हो गया, भरतपुर की लगती थी पहले, अब आ जाएगा डीग। सबसे पहले कौन सा बनाएगा, तो आप कहोगे सर हनुमानगढ़। फिर कौन सा आ जाएगा, फिर हनुमानगढ़ यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा और डीग। राजस्थान के उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा कौन कौन बनाता है, उत्तर प्रदेश के साथ में अपन बात करें तो डीग, भरतपुर और धौलपुर। डीग, भरतपुर और धौलपुर 3 जिले हो गए। नेक्स्ट, राजस्थान के मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इनमें सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो झालावाड़ की लगती है 520 किलोमीटर और न्यूनतम भीलवाड़ा की लगती है 16 किलोमीटर। सर आप उनमें तो नहीं बताया, मैं सर्वाधिक और न्यूनतम। प्यारे विद्यार्थियों, नए जिले के बाद में ये नए जिले बनने के बाद में ये डाटा अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहले से 520 किलोमीटर झालावाड़, न्यूनतम कितने, भीलवाड़ा 16 किलोमीटर। और यदि ओवरऑल न्यूनतम की बात करेंगे तो बाड़मेर आएगा 14 किलोमीटर और वैसे भीलवाड़ा आएगा न्यूनतम में 16 किलोमीटर। राजस्थान के कुल जिलों की बात करें तो अपने कितने हो जाएंगे, 50 जिले। 50 को भी चेंजेज करना है भाई, 50 जिले नहीं रहे, अब 50 जिलों में हटा देंगे अपन। 50 जिलों की जगह इसको थोड़ा सा कर लेना करेक्शन और यहाँ लिख देना 41 जिले। कितने जिले लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों, 41 जिले लिखने हैं आपको। कौन सा कलर ले ले, यही ले ले, 41 जिले, सॉरी कितने जिले आ जाएंगे, 41 जिले। क्लियर। सीमावर्ती जिलों की बात करें तो 28 जिले राजस्थान के सीमावर्ती हैं। कितने हैं, 28 जिले। ये तो डाटा अपडेटेड, ये बाय मिस्टेक 50 कहां से लिख दिया पता नहीं। अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हैं, 5 और अंतरराज्यीय कितने हैं, 25। और 25 और 5 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30। लेकिन है कितने, 28। सर ऐसा क्यों हुआ, तो प्यारे विद्यार्थियों 2 जिले यहां पर भी काउंट हो रहे हैं और यहां पर भी काउंट हो रहे हैं। सर ऐसा कौन सा है, श्री गंगानगर है आपका, और एक कौन सा रह गया, एक सही स्लाइड मिस हो गई मुझे ऐसे लग रहा है, हाँ अब इधर वाला नहीं देखा। राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात से सीमा बनाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है उदयपुर की और न्यूनतम सीमा लगती है वो किसकी लगती है, बाड़मेर की लगती है। किसी को कोई भी समस्या है,
सर नहीं है हमें समस्या। जो नए जिले बने हैं उनमें से कोटपुतली, बैरोड, केरतल, तिजारा, डीग ही सीमा बना रहे हैं, बाकी सारे अंतर्वर्ती के अंदर रहे। तो कुल सीमा पर स्थित कितने जिले हो गए? 28, जिसमें से अंतरराष्ट्रीय कितने? 5, अंतर्राज्यीय कितने? 25। केवल अंतरराष्ट्रीय कितने? तो केवल अंतरराष्ट्रीय 3, केवल अंतर्राज्यीय कितने? 23, 23 और 3 26, 26 और वो दोनों के साथ वाले कितने हो गए? 28। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? केवल 2 जिले दोनों सीमा बनाते हैं, जो बाड़मेर और श्रीगंगानगर जिला है। आंतरिक जिले कितने हो गए? 22। कितने हो गए? 22। अब 22 नहीं है, 13 जिले। आंतरिक कितने हैं? 13 जिले हैं। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूं चेंज। कितने हो गए? आंतरिक जिले हो गए 13। तो 13 और 28 कितने हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 41 जिले हो जाते हैं। ये कुछ जगह से डाटा उधर के ध्यान ना देते हुए ये लिख दिए गए। ठीक है, चलो भाई अब अपन देखते हैं 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले। मतलब इधर से सीमा किसी दूसरे राज्य से लग रही है, कुछ सीमा दूसरे से लग रही है, जैसे पाकिस्तान और पंजाब से लग रही थी, वैसे ही हनुमानगढ़ की किस किस से लगती है? पंजाब और यूपी से। डीग की उत्तर प्रदेश से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। धौलपुर की यदि अपन बात करेंगे किससे लगती है? धौलपुर की उत्तर प्रदेश से भी लगती है, मध्य प्रदेश से भी, और बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा की गुजरात और एमपी से। 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट विशेष तथ्य की बात करें तो 2 बार सीमा बनाने वाले जिले हैं कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़ टुकड़ों में सीमा लगाते हैं, जैसे पहले लग गई फिर कुछ सीमा आगे जाके लगेगी। और चित्तौड़गढ़ तो है भी खंडित जिला, मतलब इसका तो कुछ भाग अलग से हैं। कुछ भाग मतलब एक यहां कंप्लीट हो गया, फिर एक अलग है जो रावत बाटा है। तो खंडित जिला पूछ ले तो वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। न्यूनतम सीमा बाड़मेर की लगती है मात्र 14 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है 520 किलोमीटर। केवल एक राज्य से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? केवल एक राज्यों से बनाने वाले 19, क्योंकि टोटल कितने थे? 23। इनमें से 4 और घटा दो, क्योंकि 4 तो 2 के साथ में सीमा बना रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। 4 जिले 7 जिलों से सीमा बनाते हैं, जिनमें जयपुर है, नागौर है, पाली है और चित्तौड़गढ़ है। जयपुर है, नागौर है, पाली है और चित्तौड़गढ़ है। वेरी गुड। ये था पहला अपना राजस्थान का अवस्थिति और विस्तार। अब अपन अपना सेकंड चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। यदि राजस्थान के भौतिक प्रदेश जिसको अपन आज पढ़ते हैं वो पहले अलग अलग थे, तो उन भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन करने का यदि अपन देखें कि किसने विभाजन करना प्रारंभ किया, तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था प्यारे विद्यार्थियों? 7 भागों में। रामलोचन सिंह ने 2 भागों में बांटा था। उसके बाद में इसके 4 उपविभाजन किए, फिर 4 के उपविभाजन और किए थे। और सामान्य विभाजन जो अपन पढ़ते हैं वो है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना को, जिसने राजस्थान को 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला है पश्चिमी मरुस्थल, सबसे बड़ा है, फिर है अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर है पूर्वी मैदान, और उसके बाद में है दक्षिणी पूर्वी पठार जो सबसे छोटा है, जिसे अपन वर्तमान में हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये राजस्थान के 4 भाग हैं। इनका निर्माण की क्रम की बात करें कि पहले किसका निर्माण हुआ और फिर किसका हुआ, तो सबसे पहले निर्माण का कालक्रम देखें तो अरावली सबसे प्राचीन है। इन 4 भागों में से अरावली सबसे प्राचीन। पहले पत्थर बने थे, उसके बाद में मैदान बने, उसके बाद में पठारी प्रदेश बना, सबसे प्राचीन अरावली। फिर कौन सा हो जाएगा पठारी प्रदेश में? पठारी प्रदेश यानी ये वाला दक्षिणी पूर्वी पठार, फिर पूर्वी मैदान, और सबसे लास्ट में है राजस्थान का पश्चिम मरुस्थल, सबसे नवीन है मरुस्थल। ये निर्माण कालक्रम का क्रम है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिनमें टिब्बा है सबसे ज्यादा, टिल्ले। इसकी उत्पत्ति
प्लीस्टोसीन काल में मानी जाती है। कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में मानी जाती है। यह वर्तमान में किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का माना जाता है। यहाँ एक सागर था जो सूखने के बाद में वहां पर क्या हुआ, रेत का निर्माण हो गया, तो टेथिस सागर का। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% भाग पर है, जो लगभग 2/3 हिस्सा है, क्योंकि 2/3 हिस्सा कितना हो जाता है? 66.66% हो जाता है, लेकिन ये 61 है, लगभग 2/3। इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। विस्तार इसका 16 जिलों में। 40% जनसंख्या है वो 61% भाग पर निवास करती है। इसका मतलब यहां का जनघनत्व क्या है प्यारे विद्यार्थियों? यहां का जनघनत्व कम है। यहां का जनघनत्व कैसा है? कम है। यदि अपन बात करें तो ये विस्तार 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे 2 भागों में बांट देती है। हालांकि इसको अलग करने वाली रेखा, जैसे ये अपना थोड़ा सा एक नया पेज ले लेता हूं मैं। यदि ऐसे मान लो ये अपना राजस्थान, हल्का सा बना दिया मैंने। यदि अपन बात करें तो यहां से अरावली गुजर जाती है। यदि इस अरावली की मैं बात करूं, किसकी बात करता हूं? इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करता हूं। ये मान लो ऐसे अरावली है। ये अरावली से ऐसे मानते हैं अपन कि 40 सेंटीमीटर कभी कभार, और कभी ऐसे माना जाता है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती। तो इसके इधर यानी ये है पश्चिमी मरुस्थल। कौन है? पश्चिमी मरुस्थल। तो पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने वाली रेखा का नाम पूछे तब तो है 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 तो अरावली से गुजर जाती है, 40 यहां से गुजर जाती है। ठीक है, चलो जी सर। तो फिर इस पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है, वो है पश्चिमी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये मैं समझाना चाहता था, तो ये समझा दिया होगा, समझ में आ गई होगी कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है, इसे 2 भागों में बांटती है पश्चिमी मरुस्थल को, जिसमें से एक का नाम है शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है भाई प्यारे विद्यार्थियों? शुष्क मरुस्थल। उसे कहा गया जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसको बोल दिया शुष्क। शुष्क का मतलब सूखा प्रदेश है, सूखा पड़ता है वहां पर। और जहां पर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको बोल दिया अर्ध शुष्क, यानी आधा सूखा मरुस्थल है। इसमें इसको भी फिर 2 भागों में बांटा। एक है बालू का स्तूप मुक्त, जहां पर बालू का स्तूप नहीं है वो है 41.5%, और जहां बालू का स्तूप युक्त प्रदेश यानी जहां पर बालू है उसको ये है 58.5%। अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है घग्गर बेसिन, दूसरा है शेखावाटी की उच्च भूमि, तीसरी है नागौरी उच्च भूमि, और चौथा है लूणी बेसिन। ये पश्चिमी मरुस्थल के पहले शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटा। शुष्क को 2 भागों में बांट दिया, कौन सा? बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। और अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटा। ऊपर घग्गर नदी जाती है तो घग्गर बेसिन, नीचे शेखावाटी के जिले हैं तो शेखावाटी, उससे नीचे नागौर, और उससे नीचे लूणी नदी आती है तो लूणी बेसिन। क्लियर? चलो जी सर। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो 41.5% है। ये लगभग 2 साल पहले खूब पूछा गया था। इसका विस्तार की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी जिले में आता है। तो इसमें 3 प्रकार के शब्दावली काम में आती है। एक होता है हम्मादा, एक होता है इर्ग, और एक होता है रेग। यानी पूर्णतः पथरीला जो मरुस्थल होता है, यानी मरुस्थल मिट्टी तो नहीं होती वहां, बालू के स्तूप तो नहीं होते, लेकिन पथरीला मरुस्थल होता है, नीचे पत्थर की जैसी मतलब कंक्रीट से जमा हुआ क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं हम्मादा। पथरीला जो मरुस्थल होता है उसको हम्मादा कहा जाता है। रेतीला पूर्णतः रेत होती है उसको इर्ग बोला जाता है, और दोनों का मिश्रण होता है रेत और चट्टाना मरुस्थल, उसको बोलते हैं रेग। तो ध्यान रखना, हम्मादा, रेग और इर्ग। फिर अपन बात करें चांदन नलकूप, इसी क्षेत्र में जैसलमेर में स्थित है चांदन नलकूप, जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। ये कहां पर है? जैसलमेर में। और बाटूडा कुआं है वो बाड़मेर में। ध्यान रख लेना, लिख लेना भाई, बाटूडा जो कुआं है वो कहां पर पड़ता है? वो है बाड़मेर में। लेकिन थार का गढ़ा, जैसलमेर, चांदन, यहां पर सेवन घास भी होती है जो कंटीले क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है, इसमें प्रोटीन युक्त घास है। पीवना क्या है? एक जहरीला सर्प है जो जैसलमेर में पाया जाता है। और बाटूडा कुआं कहां पर है? बाड़मेर। एक लाठी सीरीज इंपॉर्टेंट है, मीठे पानी की एक भूगर्भिक जलपट्टी है, यानी इस मरुस्थल में जहां पर टेथिस सागर के अवशेष थे, इसका मतलब यहाँ का पानी खारा होता है। लूणी नदी खारी है। इधर का क्षेत्र में लगभग क्या है? कैल्शियम फ्लोराइड पाई जाती है।
इस वजह से वहां पर मीठा पानी है, बिल्कुल वो मीठा पानी की एक नीचे जलपट्टी है जिसे कहा जाता है लाठी सीरीज। मीठे पानी की भूगर्भिक जलपट्टी, इसका विस्तार पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर है। आजकल कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी लिखा हुआ आने लग गया, तो ऑप्शन में थोड़ा ध्यान दे लेना, 80 भी आए तो तब 60 नहीं आएगा, 80 किलोमीटर, यानी पहले 60 था, अभी कुछ जगह से माना जाता है कि ये 80 किलोमीटर है। इसकी खोज 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने की थी। खोज किसने की थी? 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने की थी। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है 58.5%। अपन ने बालू का स्तूप मुक्त पढ़ लिया, अब है बालू का स्तूप युक्त। मिट्टी के निक्षेपण से बनी हुई जो संरचना होती है, मिट्टी का निक्षेप हो जाता है, चारों ओर से आंधियां चलती है, बाउंडर चलते हैं, तो मिट्टी के एक विक्षेप बन जाते हैं जो अपने को देखने में अच्छे लगते हैं। अपन क्या करते हैं, दिसंबर के अंदर जैसलमेर में जाते हैं। बालू को स्तूपों के प्रकार की अपन बात करें तो पहला है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं और गति करते हैं, इसका मतलब मरुस्थल बढ़ता है, तो मरुस्थलीकरण का कारण कोई है तो वो बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। ये क्षेत्र है चुकरू, सीकर, जैसलमेर, दाता, रामगढ़, ओसिया, लोणकरणसर, भालेरी, इनमें पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा चूरू में, भालेरी चूरू में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बरखान सबसे ज्यादा भालेरी चूरू में देखने को मिलते हैं। अगला है दूसरा रेखीय बालू का स्तूप, या जिसे अपन पवनानुवर्ती बोल देते हैं, यानी पवन के समानांतर बनते हैं, इस वजह से इन्हें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं, यानी जैसे चलेगी उसके समानांतर, पवन की दिशा के समानांतर बने हुए होते हैं। ये सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। इनका विस्तार है फलोदी है, चूरू है, जैसलमेर में, सर्वाधिक विस्तार रामगढ़ जैसलमेर में है। रेखीय बालू का स्तूप भी बोल सकते हैं, अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? रामगढ़ जैसलमेर में। तीसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या पवना अनुमुखी, पवन के मुख के समानांतर बनते हैं, पवन के मुख्य लंबवत, पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं। बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, नागौर और पोखरण में पाए जाते हैं, यानी इधर से यदि वायु जाती है 90 डिग्री के कोण पर, इधर से वायु आती है तो इधर से इनका निर्माण होता है। फिर है पैराबोलिक, बड़े बड़े मैं मारवाड़ी इन हमेशा ही पढ़ाऊं, पर बड़े ने हेयर पिन का समान है, आकृति होती है महिलाओं की हेयर पिन के समान। बरखान के ये विपरीत होते हैं, बरखान जैसे बनते हैं उसके ये क्या बनते हैं? विपरीत बनते हैं। इस प्रकार से होते हैं ना महिलाओं की पिन, देखी होगी आपने, वो एक इस प्रकार की डालने वाली आती है ना, वो है। सर्वाधिक ये मोहनगढ़ जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना कि पैराबोलिक सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, तो मोहनगढ़ जैसलमेर में। फिर है तारा बालू का स्तूप, अनियमित हवाओं के कारण बनते हैं, विस्तार मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में, इस प्रकार से बनता है ना तारा, तो ये अनियमित हवा चलती है उसके कारण बनता है। नेटवर्क बालू का स्तूप रेखीय अनुप्रस्थ व पैराबोलिक के बीच में पाया जाता है, वो नेटवर्क। सीप बालू का अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का एक प्रकार होता है। यदि अनुदैर्ध्य होता है ना, उसका एक पार्ट क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, एक सिरा, तो उसको क्या बोला जाता है? एक सिरा लंबा हो जाता है तो उसे सीप कहा जाता है। सब्बर कापिज होते हैं छोटी झाड़ियों के समीप बढ़ने वाले। और अवरोधी बालू का स्तूप किसी अवरोध के कारण, जैसे कोई पहाड़ी आ गई उसके कारण बनने वाले कौन से होते हैं? अवरोधी होते हैं। इनका विस्तार देशनोक, बीकानेर में, नागपाड़, अजमेर में, जीण माता, सीकर में, जोबनेर, जयपुर में। विशेष बात करें तो सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा, यदि कहीं पर ये टीले हैं बालू का स्तूप जिनको बोलते हैं, ये जैसलमेर में। लेकिन सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर। यह था अपना शुष्क मरुस्थल। अब बात करेंगे अपन अर्ध शुष्क प्रदेश। वार्षिक वर्षा यहाँ 20 से 40 होती है, यानी 25 बोला था, 25 से कम, और यहाँ 25 से ज्यादा, यानी 20 से 40। वनस्पति यहाँ स्टेपी प्रकार की होती है। कैसी होती है? स्टेपी प्रकार की। और यहाँ की मृदा होती है वो होती है भूरी रेतीली। इसके 4 भाग है, घग्गर बेसिन है, नागौर उच्चभूमि है, शेखावाटी बेसिन है, लूणी बेसिन है। अपन बात करें घग्गर बेसिन की, इसका विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ में है और घग्गर नदी बहती है और इस घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को यहाँ पर नाली कहा जाता है। यहाँ मिट्टी पाई जाती है काठी या बग्गी। एक मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है जिसको बोलते हैं काठी या बग्गी। और समस्या है यहाँ सेम की समस्या, यानी दलदलीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ नहरी क्षेत्र है। नहर के चारों ओर मिट्टी क्या हो जाती है? दलदल बन जाती है, यानी पानी होता है वो केशिकाओं के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर रिसाव होने के कारण। दूसरी है नागौरी उच्चभूमि। इसका विस्तार नागौर, डीडवाना और कुचामन में है। विशेषता है यहाँ नमकयुक्त झीलें जैसे सांबर झील है, नावा झील है, डीडवाना झील है। प्राचीन चट्टानें यहाँ पाई जाती है। मिट्टी में यहाँ लवणता पाई जाती है। रेतीली और बंजर भूमि है यहाँ पर। यहाँ पर खनिज की 3 श्रेणियां है, जिसमें एक मकराना श्रेणी है जहां से सफेद संगमरमर निकलता है, एक गोट मांगलोल श्रेणी है जहां जिप्सम निकलता है, दधी माता का मंदिर भी है वहां पर, ध्यान रखना गोट में, और एक जायल श्रेणी है जहां फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। नागौर और अजमेर में
नागौर और अजमेर में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है जिसे बांका पट्टी कहा जाता है। ये फ्लोराइड युक्त एक जल की पट्टी है। ये अजमेर और नागौर जिलों में इसे हांच बेल्ट भी कहते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पानी पीने से नागौर और अजमेर के जो लोग होते हैं उनके कुब्बड़ निकल जाती है, इसलिए इसे बांका पट्टी भी कहा जाता है। पिरत, शेखावाटी, सीकर, चूरू और झुंझुनू में नदी कांतली नदी, खंडेला नदी, इसे तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। कांतली क्षेत्र को शेखावाटी में क्या कहा जाता है, तोरावाटी। इसका उपनाम है बांगर या बांगड़ प्रदेश, बागड़ नहीं बांगड़। और शब्दावली बीड़, चारागाह जो भूमि होती है झुंझुनू में उसको बीड़ कहा जाता है। जोहड़ होता है, जो कच्चे कुएं होते हैं उनको क्या कहा जाता है भाई, जोहड़ कहा जाता है। कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। और सर तालाबों को कहा जाता है। सर किसको कहा जाता है, तालाबों को कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे लूणी बेसिन, लूणी नदी, चौथा उपभाग है लूणी बेसिन। इसका उपनाम है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश किसको कहते हैं, लूणी बेसिन को कहते हैं। इसका विस्तार है जालोर, सिरोही, बालोतरा जिलों में। रेल या नेहड़ क्या कहते हैं, लूणी नदी के क्षेत्र को जालोर में क्या कहा जाता है, रेल या नेहड़ कहा जाता है। ये वितरिकाओं में बढ़ जाती है आगे जाके उसको। यहां पर पहाड़ियां पाई जाती है, 56 की पहाड़ियां। सिवाना से बालोतरा के मध्य में गुबंदाकार पहाड़ियां नाकोड़ा पर्वत में पाई जाती हैं। सिवाना से बालोतरा के मध्य में 56 की पहाड़ियां पाई जाती है, ये गुबंदाकार भी है। और नाकोड़ा पर्वत कहां पर है, नाकोड़ा पर्वत है आपका बाड़मेर में, मान सकते हो नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर और जालोर में है। वैसे जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में। डोरा पर्वत जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है। रोजा भाकर 739 मीटर है। सुंदा पर्वत 530 मीटर और इसराना भाकर 838 मीटर है। कनकाचल की पहाड़ी जालोर है जिसपे जालोर का दुर्ग बना हुआ है। कनकाचल पहाड़ी पूछ ले कहां पर है, जालोर में, जिसपे जालोर का दुर्ग बना हुआ है, जिसको अपन सुवर्णगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सुवर्णगिरी। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख शब्दावलियां, यानी कुछ शब्दावलियां प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में। खड़ीन क्या होता है, पलाया झीलें होती है। खड़ीन क्या है, पलाया जिले हैं। जैसे इसका उदाहरण है कि क्षेत्र रेगिस्तान में कोई नई झील का निर्माण हो जाता है, इसको पलाया झील कहा जाता है। इसका उदाहरण है कोलायत झील है अपनी, कोलायत बीकानेर की कोलाई झील है ना, ये है। लूणकरणसर है, लूणकरणसर। मरुस्थल की अस्थायी झील जैसे सबसे ज्यादा खड़ीन जैसलमेर में पाया जाता है, पालीवाल ब्राह्मणों की करसी है। क्लियर है। उसके बाद में रन या टाट पलाया झील का एक प्रकार है। दो बालुका स्तूपों के मध्य की भूमि, दो बालुका स्तूपों के मध्य की भूमि जो अस्थायी झील बन जाती है। उदाहरण के तौर पर थोब जो बालोतरा में, बाप लोधी में, कन्नौड़, कुन्नौड़ नहीं ये कन्नौड़ है, कुन्नौड़, कन्नौड़ है, कन्नौड़ और पोखरण, ये क्या है, रन या टाट के उदाहरण है, अस्थायी झीलें हैं पानी की। दोहरे या धरियन, जैसलमेर में गतिशील जो बालू का स्तूप होता है उनको दोहरे या धरियन कहा जाता है। बालसन चट्टानी क्षेत्र में बनी झील, उदाहरण सांबर झील है, वो बालसन का उदाहरण है। सीज ऊर्जा का स्रोत है जो जैसलमेर, बालोतरा और फलोदी के बीच में ऊर्जा का क्षेत्र उसे कहा जाता है सीज। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में राष्ट्रीय मरुद उद्यान में स्थित है। 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के यहाँ से अवशेष मिले हैं। कितने, 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के यहाँ से अवशेष आपको प्राप्त हुए। जीवाश्म, ये जुरासिक काल के जीवाश्म यहाँ पाए जाते हैं। कौन से काल के, जुरासिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुलदरा गांव जैसलमेर, व्हेल मछली के अवशेष यहाँ पर मिले। मरुस्थल का मार्च क्या है, मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना ही मरुस्थल का मार्च है, यानी मरुस्थल है वो धीरे धीरे मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यानी रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वो मरुस्थल होता जा रहा है। इसके लिए प्रसिद्ध है नाचना गांव। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से ऐसे चल रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। बा बोल्डर्स जो कार्बोनिफेरस काल के हैं, ये कहां पर है, जोधपुर में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक योगदान बरखान का रहता है, यानी मरुस्थल के मार्च में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, बरखान का है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब अपना सेकंड पार्ट है अरावली पर्वतमाला। सेकंड पार्ट कौन सा रहता है भाई, अरावली पर्वतमाला। यहां अरावली से जाने से पहले एक बात लिख लेना जो इंपॉर्टेंट है, रातड़ियारी डेरी, रातड़ियारी डेरी, रातड़ियारी डेरी, ये इंपॉर्टेंट है वर्तमान की दृष्टि से। ये अपने जैसलमेर जिले की एक नवीन सभ्यता स्थल है, जैसलमेर का नवीन सभ्यता स्थल है, ध्यान रखना लेना, ठीक है। अब अपने को क्या पढ़ने, अरावली पर्वतमाला अपन पढ़ेंगे। अरावली पर्वतमाला दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला। चलो भाई,
यदि अपन इसके विस्तार की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की अभी बनाई थी मैंने, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है अरावली पर्वतमाला। कहां से किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी यहां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है अरावली पर्वतमाला। उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हो रही है। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। और ये किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। राजस्थान में जो भी पथरीला पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का, और जो भी मिट्टी वाला पार्ट है वो तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये वलित या मोड़दार पर्वतमाला है। वर्तमान में ये एक अवशिष्ट श्रेणी में रखी गई है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, भारत की भी प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसका निर्माण, इसमें ग्रेनाइट, सिस्ट व निस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। यहां से क्वेश्चन आता है वलित, मोड़दार से, अवशिष्ट से, प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है। यहाँ की जो मृदा है, लाल मृदा है, इंसेप्टी सोल जिसे कहा जाता है, मुख्यतः ये सिरोही में पाए जाते हैं इंसेप्टी सोल मृदा। क्योंकि अपन देखते हैं कि जो भी पर्वत होते हैं, जिन मारवाड़ी में बोला डूंगर, डूंगरा के अंदर लाल प्रकार की मिट्टी सी पाई जावा है, ठीक है ना। तो ये लाल मृदा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ से गुजरते हैं। मैंने कहा था ना अभी बनाया था तब 50, भाई इधर तो 40 मान लो और इधर ज्यादा, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा चलती है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इधर 50 से कम वर्षा होती है, इधर 50 से ज्यादा, इसलिए ये जल विभाजक रेखा का काम करती है। विस्तार बात करें तो इसकी भूगर्भिक विस्तार की बात करें तो ये मिनिकाय से लेकर पालनपुर गुजरात। भूगर्भिक विस्तार, भूगर्भ यानी पृथ्वी का गर्भ का अंदर विस्तार देखियो जाए तो मिनिकाय से पालनपुर। धरातलीय विस्तार पालनपुर से लेकर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है, और इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में बाद में बात करेंगे। और इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। राजस्थान में विस्तार की बात करें तो खेड़, बर्मा, सिरोही से लेकर खेतड़ी, झुंझुनू तक है, जहां तक इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल, और जो राजस्थान के 80% भाग हो जाता है, यानी अरावली का 80% भाग कहां पर है? राजस्थान के अंतर्गत है। जलवायु इसकी उपाद्र मृदा कैसी है? लाल है प्यारे विद्यार्थियों। अब है अरावली का वर्गीकरण। अरावली को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जो 1055 मीटर है, और ये सीकर जिले में है। सर्वोच्च चोटी मध्य अरावली की मोरिया जी है, टोडगढ़ में, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। और दक्षिणी अरावली जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु सीकर है, 1722 मीटर ऊंचाई है, और ये कहां पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। उत्तरी अरावली का मतलब अपने सीकर तक, अपन क्या मानेंगे? सीकर है, जयपुर है, झुंझुनू है, यहां पर जो अरावली का विस्तार है ये उत्तरी अरावली के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में अजमेर है, अपना ब्यावर है, ये मध्य अरावली के अंतर्गत आ जाता है। दक्षिणी अरावली में उदयपुर है, सिरोही, ये इसको माना गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसकी सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, जबकि न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंचाई की यदि अपन बात करें, सबसे ज्यादा ऊंची सिरोही में पड़ती है और सबसे न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, जबकि न्यूनतम विस्तार अजमेर या वर्तमान में ब्यावर जिले में है। इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें कि ऊंचाई से नीचे की ओर क्रम में इसकी ऊंचाई बताओ तो गुरु से दिल जरा आ रखो, ऐहा रखो की जगह आजकल क्या कर दिया? कूदो कर दिया। ध्यान रखना, कूदो ध्वनि आती है इसके बाद। गुरु शिखर सिरोही में है, 1722 मीटर, जिसे संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड में। कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 1727 है, क्योंकि यहां पर 5 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है। शेर भी सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, और दिलवाड़ा भी सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। यानी सरू की 3 चोटियां हैं वो सिरोही में है, गुरु से दिल। फिर जरगा उदयपुर में आती है, 1431 मीटर है। फिर अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर। आबूखंड भी सिरोही में है, 1295, और कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर। 1224 नहीं, 1242, 1242 है भाई, 1242 कुंभलगढ़। उसके बाद में है धोनिया उदयपुर में, फिर रघुनाथगढ़ सीकर में, फिर ऋषिकेश उदयपुर में, कमलनाथ उदयपुर में, संजयगढ़, फिर टोडगढ़, फिर खो। ये राजस्थान की प्रमुख चोटियां बताई दी। इसके अलावा बाबाई भी है, झुंझुनू के अंदर है, बाबाई है, बेरांच है, ठीक है, इनको भी देख लेना यदि थोड़ा थोड़ा चोटियों के देखे तो। ज्यादातर आजकल आरपीएससी केवल क्रम को पूछ रही है, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्सों में उनको ही शामिल किया है।
अरावली के दर्रे, दर्रा क्या होता है, यानी अरावली के इस पार से उस पार जाने वाला रास्ता, डूंगर के ऊपर होकर जाए जगह। ब्यावर में बरदर्रा है, सुरा घाट है और परवेरिया दर्रा है। राजसमंद में गोरम घाट है, कामली घाट है और हाथीगुड्डा की नाल है। हाथीगुड्डा की नाल बोलते हैं इसको, राजसमंद में। उदयपुर में फुलवारी की नाल, देवबारी की नाल और केवड़ा की नाल है। और पाली में देसूरी की नाल और सोमेश्वर दर्रा है। ठीक है, नाल और दर्रे में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। अरावली के पठार, सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, सिरोही में सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर। फिर है भोराट का पठार, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का जो पठार है उसको अपन भोराट का पठार कहते हैं, जिसकी दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। फिर आबू का पठार सिरोही में है। लसाड़िया का पठार सलुम्बर में है, जय संबंध झील के पूर्व में। कहां पर है? जय संबंध झील के पूर्व में। देसहरो जरगांव और रागा के बीच की हरी भरी पहाड़ियां होती हैं, उनका क्या कहा जाता है? देसहरो। पिडमांड का पठार राजसमंद में। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, जहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। काकनवाड़ी का पठार अलवर में है, जिस पर अलवर का किला बना हुआ है। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से लेकर बेसरोडगढ़ के बीच का जो पठार है उसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। बिजासन का पठार भीलवाड़ा में और भोमट का पठार उदयपुर और डूंगरपुर से गुजरता है। उसके बाद में पहाड़ियां, वो क्या थे? पठार। अब अपन देखेंगे पहाड़ियां। बाकर, सिरोही की जो पहाड़ियों के नाम है बाकर है, वो सिरोही में है। गिरवा उदयपुर में, तीनों ओर से घिरा हुआ रहता है। मछला मगरा उदयपुर से है। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। उदयनाथ अलवर में और चित्रकूट की पहाड़ी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ध्यान रखना। मेसा का तो पठार है, पहाड़ी कौन सी है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आकृतियों वाली पहाड़ियां, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर जिस पर सोमनाथ दुर्ग है। त्रिकुट पर्वत करौली में है, जिस पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। गोलाकार पहाड़ी बालोतरा में है। घोड़े की नाल जैसी की पहाड़ियां रामगढ़ बारा में है। सर्प के आकार की सर्पिलाकार पहाड़ियां अजमेर में है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा से झालरापाटन में। सर्वोच्च चोटी इसकी चंदबाड़ी है। और कोलवी की गुफाएं भी कहां पर है? इस मुकुंदरा पहाड़ी झालावाड़ में। कालीकह की पहाड़ियां अजमेर से आगरा तक है। यदि भाकर है वो अपना कहां पर है? सिरोही में है, लेकिन भाकर के साथ में कोई नाम आ गया, यानी पहाड़ी का नाम प्लस भाकर है, तो वो जालोर में, जैसे इसराना भाकर है जालोर में, रोजा भाकर है। ठीक है, और पहाड़ी का नाम के साथ में मगरा आ गया तो वो उदयपुर में है, ध्यान रखना। मछला मगरा जैसे उदयपुर में। क्लियर? कोई समस्या नहीं है यहाँ। ये थी अपनी अरावली पर्वतमाला। शानदार और गजब तरीके से अपन ने इसको कर लिया है। आप लोग सेशन को जरूर शेयर करें। अभी तक अपनी क्लास में लगभग आधा पार्ट अपन ने कवर कर लिया। अब अपने को जलवायु, और आज की क्लास में तो केवल जलवायु और मिट्टियां देखेंगे। अगले मैराथन में भूगोल का सोपड़ा साफ कर ही लेंगे अपन। सबसे खतरनाक टॉपिक होता है जनसंख्या वाला, उसको भी मैं करवा दूंगा। वनस्पति वाला है वो भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है अगली मैराथन क्लास में। बस आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाए, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम जो चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे करके साइकोलॉजी को भी मैं सलाह लूंगा। साइकोलॉजी के भी नोट्स तैयार हो रहे हैं, जल्दी से साइकोलॉजी को और आपका जो मैनेजमेंट है उस पार्ट को भी कर लेंगे। पूर्वी मैदान ईस्टर्न प्लेन्स की अपन बात करें, यानी उत्पत्ति प्लेस्टोसिन युग में अवशेष स्थित सागर का माना जाता है। यह अरावली के पूर्व में स्थित है, क्योंकि अरावली के पूर्व में स्थित है, और ये गंगा और यमुना का भाग माना जाता है। यानी यहाँ पर जो मिट्टी लाई हुई है नवीन जलोढ़ मृदा। क्षेत्रफल की बात करें तो 23% क्षेत्रफल और जनसंख्या 39% है। अरावली में जनसंख्या 10% थी, 9% रहा, जबकि मरुस्थल में 61.11% क्षेत्रफल पर था और जनसंख्या 40% थी। यहाँ का जनघनत्व सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? उपजाऊ होती है, और जो हाँ उपजाऊ मिट्टी होती है वहां पर वो जनसंख्या को आकर्षित करती है, और वहां पर क्या होता है, मतलब लोग आकर निवास ज्यादा करते हैं, तो वहां का जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। जलवायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु है। वनस्पति मानसूनी पतझड़ है। मृदा यहाँ की जलोढ़ है, जिसे अपन बांगर मृदा भी कहते हैं, और वर्षा यहाँ से 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। यदि एमएम में बात करें तो 600 से 700 एमएम पाई जाती है। कौन से जिले पाए जाते हैं ये मैं जलवायु में आपको कंसल्ट कर दूंगा आपको। इसके 3 उपभाग है। चंबल बेसिन है, बनास और बाणगंगा का बेसिन है, और एक माही बेसिन है। कौन सा है? माही बेसिन। तीसरा पार्ट कौन सा है? माही बेसिन, ध्यान रख लेना। उसके बाद में अपन बात करें,
यदि चंबल बेसिन ये सबसे बड़ा नदी बेसिन है, क्योंकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, तो सबसे बड़ा नदी बेसिन। विस्तार कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में। उत्खात भूमि, यानी यहाँ की जो उत्खात भूमि हो जाती है उसे बीहड़ कहते हैं और बीहड़ इस्तेलाह करती है। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में, सर्वाधिक बीहड़ विस्तार सवाई माधोपुर में हो रहा है। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में और बीहड़ों का विस्तार सवाई माधोपुर में है। और बीहड़ की रानी करौली है, डांग की रानी भी करौली है। डांग वह क्षेत्र जहां डाकू रहते हैं, डांग की रानी कौन है? करौली। सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन चंबल नदी करती है और इसी क्षेत्र में होता है। फिर है बनास बाणगंगा बेसी, इसके दो भाग है, एक मेवाड़ का मैदान और दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान, जिसे हेरोन महोदय ने तृतीय पेनिप्लेन कहा था। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? बनास बाणगंगा बेसिन का भाग है, या बनास बेसिन का, इतना भी ध्यान रख लेना। उसके बाद में माई बेसिन, इसका विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले में। राजस्थान के दक्षिणतम जिले यहाँ पर बांसवाड़ा है, आपका कौन सा है? डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। कांठल का मैदान माही नदी प्रतापगढ़ में, कांठल का मैदान यानी माही नदी को प्रतापगढ़ में क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। और वागड़ प्रदेश बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में स्थित है। ध्यान रखना, वागड़ है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र का और कांठल है प्रतापगढ़ में। फिर है चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसकी उत्पत्ति क्रेटिशियन काल में मानी जाती है और ये भी अवशेष किसके? गोंडवाना के। मैंने कहा था मिट्टी है राजस्थान में वो 33 सागर के अवशेष है और पत्थर है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, अंगारा लैंड का यहाँ पर कोई भाग नहीं है। भाग ये मालवा के पठार का ही माना जाता है, यानी इसको मालवा के पठार से अलग किया हुआ भाग है। चट्टानें यहाँ बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, यानी बालू का पत्थर होता है। मर्दा यहाँ की काली ब्लैक सोल्स होती है, जिसे अपन वर्टी सोल कहते हैं, मिट्टियों में पढ़ेंगे आगे। या इसका क्षेत्रफल 7% और जनसंख्या यहाँ पर 11%, यानी 10.89% देख लेते हैं, वैसे लगभग 11। जलवायु अति आर्द्र जलवायु होती है, वार्षिक वर्षा यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर होता है। सर्वाधिक जलीय अपर्दन कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में होता है। उसके बाद में इसके दो उप विभाजन किए गए हैं, जिसमें एक है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। अर्धचंद्राकार बूंदी की पहाड़ियां बूंदी में पाई जाती है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है सतंतूर। मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा और झालावाड़ में है। कुंडला हिल्स कोटा में है। खोड़े की नाल जैसे कि रामगढ़ बारा में पड़ता है, बूंदी और बारा में पाई जाती है। शाहाबाद की उच्च भूमि बारा जिले में, और खनिज यहाँ पर लाल बलुआ प्रकार का खनिज पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। दक्कन का पठार का विस्तार झालावाड़ जिले में। दक्कन का कहां पर? झालावाड़ में। विशेषता बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता और लावा निर्मित ये पठार है, लावा से निर्मित पठार है, ध्यान रख लेना। भाग झालावाड़ का पठार है, इसके भी 3 भाग माने गए, झालावाड़ का पठार, डंग गंगधर का पठार और ऊपरमाल का पठार। यहां से अपन बात करें तो अरावली और अपना मालवा का पठार है, उसके समकक्ष एक महान सीमा भ्रंश गुजरता है, जिसे ग्रेट फॉल्ट बाउंड्री कहते हैं, GBF। विंध्याचल पर्वत में अरावली के मध्य में स्थित है। विस्तार इसका सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और धौलपुर जिलों के अंतर्गत माना गया है। सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और धौलपुर, और रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में भी है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में भी थोड़ा विस्तार है इसका। ये था अपना कौन सा पार्ट? ये था अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वही ज्योग्राफी में सबसे बड़ा पार्ट है। अब है राजस्थान की जलवायु और मिट्टियां, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, आपका ध्यान रखना। आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर तो जरूर कर देना, और यहां तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अगली क्लास में ज्योग्राफी का निपटारा, उसके बाद में साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए मैं कंप्लीट रिवाइज करवा दूंगा भाई। फिर LDC वालों की साइंस की क्लास फिर आएगी। आप जलवायु की बात करें अपन, जलवायु सर होता क्या है? तो आपने नाम सुना होगा, मौसम का नाम सुना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जलवायु दीर्घ प्रकार की, जो अपना एक ही प्रकार का क्लाइमेट बना रहे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु क्या होती है? वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाएं, यानी लगभग 30 वर्ष बाद में उसमें परिवर्तन होता है। कंटिन्यू एक जैसा मौसम रहे 30 साल तक, उसको अपन जलवायु कहते हैं। मौसम अल्पकालीन जो घटनाएं बदलती रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मौसम बदलते हैं। जैसे सुबह अलग मौसम है, थोड़ी देर के बाद में अलग हो जाता है, फिर आंधी तूफान के जैसा हो जाता है, उसको अपन मौसम अल्पकालीन। और ऋतु होती है निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन, लगभग 3 महीने के बाद में परिवर्तन मानते हैं। राजस्थान की जलवायु की अपन बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय राजस्थान की जलवायु है। देखो, जलवायु का निर्धारण होता है वो किससे होता है? अक्षांशों के कारण होता है। जलवायु का निर्धारण किससे किया जाता है? अक्षांश से किया जाता है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय क्यों है? क्योंकि ये कर्क रेखा है,
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इससे लेकर मकर रेखा में उष्ण है। देखो मैं बता देता हूं, समझा देता हूं इस डायग्राम को एक बार अच्छे से। ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है और इस 66.5 डिग्री नॉर्थ है, उसके 23.5 डिग्री साउथ है और 66.5 डिग्री लास्ट पॉइंट 90 है। तो ये वाली जो ये है इस क्षेत्र में 23.5 डिग्री नॉर्थ जीरो से, और जीरो से 23.5 डिग्री यहाँ पर गर्मी पड़ती है क्योंकि सूरज रहता है, ये उष्ण है। और सबसे लास्ट में शीत है, लास्ट 2 पॉइंट, और 23.5 से 66 शीतोष्ण है। तो राजस्थान की अपन बात करेंगे तो ये वाला पार्ट तो किस में आ जाएगा, उष्ण में आ जाएगा, और ये वाला पार्ट किस में आ जाएगा, शीतोष्ण में आ जाएगा। इसलिए अपनी राय है उपोष्ण कटिबंध, इसको अपन क्या बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंध बोले। ऋतु के आधार पर जलवायु होती है, ऋतु के आधार पर अपन बात करें, ऋतु के आधार पर जलवायु देखें तो राजस्थान में 3 है। ग्रीष्म ऋतु पहली, इसका समय है मार्च से लेकर जून तक राजस्थान में खतरनाक गर्मी पड़ती है भाई। अभी पीक पॉइंट चल रहा है मई, अब जून प्रारंभ होने वाली है, मार्च से जून। इसमें जो लू, शुष्क और जो गर्म हवाएं चलती है उनको लू कहा जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में जो क्या होती है, शुष्क हवाएं चलती है, उन हवाओं को अपन क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। आंधियां क्या होती है, देखो धूल भरी आंधियां तो नहीं कह सकते, ऐसे लिख लेना, धूल भरी हवाएं या बवंडर, धूल भरी हवाएं जो होती है, जो धूल भरी हवाएं होती है उसको अपन आंधियां कहते हैं। और सर्वाधिक आंधी श्री गंगानगर में चलती है 27 दिन तक, और सबसे कम कहां चलती है, कोटा में चलती है, मात्र कितने दिन, 3 दिन, सबसे कम कोटा में। बबूलिया या बबूड़िया क्या है, बगुड़े बोला ना अपन मारवाड़ी में, सिक्कर में तो भाई माला क्षेत्र में दाता रामगढ़ तो बगुड़े ही बोला। बबूलिया या बबूलिया चक्रवाती धूल युक्त बवंडर, मुक्त नहीं है भाई, युक्त लिखना, चक्रवाती धूल युक्त बवंडर, केंद्र में इसका वायुदाब कम होता है और परिधि के ऊपर इसका वायुदाब क्या होता है, अधिक होता है। तो कोई वस्तु उसके लपेटे में आ जाती है ना, वो घूमती हुई अंदर जाती है। देखी होगी आपने, वो एक वीडियो आया था ना छोटे छोटे बच्चों का, इसी बगुड़े में वो उछल रहे थे तो घूम रहे थे। ग्रीष्म ऋतु, तापमान के आंकड़े की अपन बात करें तो तापमान, राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी चूरू ही आएगा ध्यान। सबसे गर्म स्थान फलोदी, सबसे गर्म स्थान फलोदी, सबसे गर्म महीना जून, और सबसे गर्म दिन 21 जून, जिस दिन अपन योग दिवस बनाएंगे वो सबसे गर्म दिन है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी 21 जून है, क्योंकि इस दिन राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है। तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे गर्म दिन और सबसे बड़ा दिन। सर्वाधिक दैनिक तापांतर में अंतर जैसलमेर में, और न्यूनतम दैनिक तापांतर में अंतर डूंगरपुर जिले में आता है। तापांतर में अंतर यानी सबसे नीचे का बिंदु और सबसे उच्च बिंदु कहां पर है, जैसलमेर में, सबसे कम और सबसे उच्च में डिफरेंस सबसे कम डूंगरपुर में। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में तापमान क्या हो जाता है, अधिक, और अपन जानते हैं तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है ऑटोमेटिक, और वायुदाब क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। और वायु जो हवाएं होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो समुद्र में उच्च दाब होता है, अपने रेगिस्तान में निम्न दाब होता है, तो हवाएं चलती है, हवाएं अपने साथ समुद्र से पानी लाती है और अपनी क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो हमारे शुरू हो जाती है वर्षा ऋतु। जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु चलती है, जिससे अपन मानसून के नाम से जानते हैं। यह मूल शब्द मौसम से बना हुआ है, जो अरबी भाषा का एक शब्द है। राजस्थान में मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम से, इधर से अरब सागर से आता है। इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। इसका मतलब ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाता है। इसका प्रवेश बांसवाड़ा में होता है। और मानसून की अपने 2 शाखाएं आती है, एक होती है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा दक्षिण पश्चिम से आती है और राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा कर देती है। इस शाखा से दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है और दक्षिण पूर्व से बंगाल की खाड़ी होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा करने वाली शाखा कौन सी है, बंगाल की खाड़ी से। और इस वर्षा ऋतु में पूर्व दिशा से जो आने वाली हवा होती है उसको अपन पूर्वाई कहते हैं। पूर्व से आती है इसलिए पूर्वाई कहते हैं। और ये अपने साथ में क्या लाती है, पूर्वाई, क्योंकि पूर्व से चलेगी, पूर्व से चलेगी तो बंगाल की खाड़ी से मौसम से क्या आएगा, पानी आएगा। और मानसून का आगमन 25 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आता है। और मानसून का समय जून से लेकर सितंबर तक है। और मानसून का निर्गमन यानी मानसून वापस लौट जाता है कितने को, 30 सितंबर को। और मानसून का लौटना या प्रत्यावर्तन फिर सितंबर अक्टूबर में। यहाँ तो निर्गमन हो जाता है, मानसून चला जाता है, फिर वापस आता है लौटता हुआ मानसून। जब आप बाजरो काटा ने, बाजरो काट वाला टाइम है वो है सितंबर अक्टूबर, प्रत्यावर्तन। फिर वर्षा की अपन बात करें तो राजस्थान में औसत वर्षा होती है, वो होती है 57.5 सेंटीमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक औसत
जो औसत वर्षा होती है, सर्वाधिक तो क्या ही बोलूं, जो औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है, वो होती है 57.5। ठीक है, उसके बाद में वर्षा सबसे ज्यादा किस जिले में होती है, झालावाड़ में होती है 100 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में 100 सेंटीमीटर। स्थान है माउंट आबू 150 सेंटीमीटर। कितनी है भाई, 150 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा माउंट आबू में होती है, इसलिए यहां पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। न्यूनतम जिला जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर और न्यूनतम स्थान है कटरा और सम में मात्र 1 तो दिन होती है और 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा कटरा सिलाव। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आ जाते हैं शीत ऋतु, नवंबर और फरवरी से चलती है। सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू होती है, जीरा चोरू है। सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध का इस दिन सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर और सबसे बड़ी रात होती है इस दिन, सबसे बड़ी रात होती है। माउट क्या होती है, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, माउट। यानी शीत ऋतु की जो वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण होती है। ये माउट भूमध्य सागर से आती है। ये लाभदायक है रबी की फसल के लिए, जिसे सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। और ये किसकी, गेहूं की फसल के लिए, रबी में भी किसकी, गेहूं। और इसका समय है दिसंबर से जनवरी। कहां तक है, दिसंबर से जनवरी तक माउट का समय है। और मानसून प्रत्यावर्तन का समय ध्यान रखना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है। फिर है जलवायु का अपन सामान्य वर्गीकरण। इतनी देर मानसून की और ऋतुओं की बात चल रही थी, अब अपन किसकी बात करेंगे, राजस्थान की जलवायु। ये जिले देख लेना, इन जिलों को जरूर याद कर लेना। थोड़ा सा मैं इसको एक बार हाईलाइटेड कर दे। राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण का आधार है वर्षा, और इसका कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया, 5 प्रकार से। सामान्य आधार क्या है, वर्षा। जहां की शुष्क जलवायु मतलब सूखा है, उसके बाद में अर्ध शुष्क, आधा सूखा, फिर उपाद्र, फिर आर्द्र, लास्ट में है अति आर्द्र। तो वर्षा के आधार पर सामान्यतः 5 प्रकार का वर्गीकरण है। शुष्क जलवायु प्रदेश, ये वाला क्षेत्र रहा, इसको अपन बोलेंगे शुष्क, यानी यहाँ 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी। 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी। क्लियर है। लो जी, कौन कौन से जिले पूछ ले तो मैं बढ़ देता हूं। ये जिला कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर है। ये जिला कौन सा है, बीकानेर है। ये जिला कौन सा है, फल्लोदी है। ये जिला कौन सा है, बाड़मेर है। ये इनमें होती है लगभग अर्ध शुष्क, शुष्क। फिर है अर्ध शुष्क, अर्ध का मतलब आधा सूखा। ये वाले जिले हैं आधे सूखे। ये वाले जिले अपना है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इसके बाद में झुंझुनू, फिर ये सिक्कर, फिर ये कौन सा जिला आ गया भाई, डीडवाना, कुचामण। फिर अपने ये बात करें थोड़ा नागौर का हिस्सा, फिर अपन बात करें थोड़ा पाली, जोधपुर का हिस्सा, थोड़ा यदि अपन बात करें तो ये अपनी बाड़मेर से नीचे, बाड़मेर में सिरोही, बाड़मेर में जालोर, बाढ़ आई तो जाल फैला जालोर, ये वाले जिलों में है। और यहाँ वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। फिर ये उप आर्द्र अरावली वाले प्रदेश, जिसमें अपना कुछ सिक्कर भी आएगा, अपना कुछ अभी बात करें तो झुंझुनू का भी क्षेत्र आएगा, अरावली गुजरती है ना झुंझुनू से। फिर अपन बात करेंगे तो अपना सिक्कर तो आ गया, सिक्कर से नीचे बड़े अपन बात करें तो अजमेर आ जाएगा, उदयपुर का हल्का सा क्षेत्र आ जाएगा। इस प्रकार का ये क्षेत्र उदयपुर यहाँ पर है, सिरोही क्षेत्र है, पाली वाला क्षेत्र है, राजसमंद है, यहाँ पर राजसमंद है। तो ये उप आर्द्र में आते हैं। उसके बाद में है आर्द्र। आर्द्र जलवायु की अपन बात करें तो इन 2 जिलों को छोड़ दो और इन 4 जिलों को छोड़ दो, ये आ जाएंगे किसमें, ये आ जाएंगे आर्द्र में, जहां पर वर्षा यहां से 50 से कितनी हुई थी, 50 से 60, और यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर इसमें, और यहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इन जिलों में। ये तो हाड़ौती वाले हैं। यहाँ वाले जिले देख लो भाई, कौन कौन सा जिला है अपना। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, यहाँ पर टोंक है। उसके बाद में अपने यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा जिला, बूंदी जिला आ जाता है। ये जिले अपने कौन से जिले पड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये जिले पड़ेंगे अपना दौसा जिला है। इनमें 60 से 80 सेंटीमीटर। तो ये 5 प्रकार की जलवायु। चलो जी आगे अपन बात करें सामान्यतः वर्गीकरण देखे शुष्क की, फिर अर्ध शुष्क के, फिर उप आर्द्र अरावली वाला, फिर आर्द्र। ये अति आर्द्र यहाँ नहीं है भाई, ये ज्यादा, ये पूरा का पूरा आर्द्र है, और ये अति आर्द्र।
शुष्क जलवायु प्रदेश जिसे अपन मरुस्थल के नाम से जानते हैं, यहाँ वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। विस्तार शुष्क रेतीला मैदान में विस्तार है। वनस्पति है मरुदभिद 0 पॉइंट जैसलमेर में पाई जाती है। मरुदभिद प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश मरुस्थल का हिस्सा है, यहाँ वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। यहाँ वनस्पति स्टेपी प्रकार की होती है। इसका विस्तार अरावली के पश्चिम में जोधपुर और सीकर मुख्यतः जिले जो आते हैं, जोधपुर और सीकर। कोई समस्या है ना सर? हमें कोई समस्या नहीं। तीसरा है उपाद्र जलवायु अरावली के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। इसका विस्तार अरावली के समानांतर जयपुर जिला इसमें मुख्यतः आता है। उपाद्र में वनस्पति यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय होती है। फिर है आर्द्र जलवायु, यानी पूर्वी जो मैदान अपन ने पढ़ा था वहां पर पाई जाती है। आर्द्र जलवायु यहाँ वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होता है। एमएम में बात करें तो 600 एमएम से लेकर ध्यान रखना 800 एमएम। विस्तार की बात करें तो पूर्वी जिले प्लस में बूंदी और राजसमंद जिले और इसमें आ जाते हैं। और पूर्वी जिले वो ये करौली है, भरतपुर है, धौलपुर है, इनका ध्यान रखना। और वनस्पति यहाँ पर पतझड़ पाई जाती है। मुख्यतः सवाई माधोपुर जिला आता है। और अति आर्द्र जलवायु पूर्वी मैदान और पठारी प्रदेश में आता है। यहाँ वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। मुख्य जिला झालावाड़ है। वनस्पति यहाँ कौन सी पाई जाती है? स्वाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और सदाबहार वनस्पति, स्वाना और सदाबहार पाई जाती है। सदाबहार कहाँ पर पाया जाता है? थोड़ी तो झालावाड़ में, फिर अपना माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट अब है अपना वर्गीकरण कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। किसके अनुसार देखेंगे अपन? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का मुख्य आधार वनस्पति है, ध्यान रखना मुख्य आधार वनस्पति है। फिर वर्षा का भी है, तापमान भी है। इसने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 4 भागों में है, जिनका नाम है BWHW, BSSW, CWG और AW। इसी ध्यान से रखना है। दक्षिणी जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर में AW है, CWG धौलपुर है, इनमें है। BSSW शेखावाटी वाले प्रदेश में, कौन से में है? शेखावाटी वाले प्रदेश में। और BWHW इन जिलों में, BWHW में श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, फलोदी है, बाड़मेर है और जैसलमेर में BWHW। BSS से याद रखना शेखावाटी, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, ठीक है, जोधपुर है, नागौर है। और CWG में अपना जयपुर है, दौसा है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर में। AW में अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा। BWHW जिसे शुष्क या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु भी अपन कह सकते हैं। इसका विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर। मुख्य जिला या प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? बीकानेर। न्यूनतम वर्षा, इसमें न्यूनतम वर्षा वाला जिला जलवायु प्रदेश है। न्यूनतम वर्षा वाले जो भी जिले हैं उनका जलवायु प्रदेश ये है। उसके बाद में BSSW, S का मतलब स्टेपी, अर्ध शुष्क जलवायु, सेमी। राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा है BSSW। इसमें वनस्पति स्टेपी प्रकार की, S से याद रखना, S से BW तो दोनों में कॉमन था, तो BS, S का मतलब शेखावाटी, S का मतलब स्टेपी प्रकार की। विस्तार शेखावाटी प्लस नागौर प्लस बाड़मेर में। CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। CWG का मतलब क्या है भाई? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। कौन से है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है। यहां पर वनस्पति पाई जाती है, ये पाई जाती है पतझड़। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? पतझड़। विस्तार है अरावली प्लस में पूर्वी राजस्थान। टोंक इनका प्रतिनिधित्व जिला है, टोंक। AW में आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश आते हैं। इसका विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बारा। प्रतिनिधि जिला है बांसवाड़ा। और वनस्पति यदि यहाँ पर अपन बात करें तो स्वाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह वर्गीकरण था कौन सा? कोपेन का। याद रखो BWHW, BSSW, CWG, AW। कोई समस्या नहीं आएगी फिर आपकी। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। पूरी की पूरी मैराथन आपको मिलने वाले आप इसी चैनल पे। थॉर्नवेट का वर्गीकरण का आधार है तापमान और वर्षा। थॉर्नवेट का आधार क्या है? तापमान। इसने राजस्थान की जलवायु को भी 4 भागों में बांटा था। इसने रखा था EAD में अपना जैसलमेर जिला। फिर देखो नीचे से चलना है CAW, DAW, DBW, EAD में जैसलमेर मुख्य जिला। DBW में उत्तर है, श्रीगंगानगर है, चूरू है, झुंझुनू है। DAW में ये बीच वाले और CAW में बांसवाड़ा, डूंगरपुर को रखा। फिर है त्रिवार्ता का वर्गीकरण। त्रिवार्ता का आधार था वर्षा। त्रिवार्ता का कौन सा आधार? देखो कोपेन वनस्पति, उसके बाद में थॉर्नवेट का आधार तापमान और ट्री का मतलब पेड़, वर्षा। BWHW W को खा गया, BSHW W को खा गया, CWG की जगह CAW और AW
यानी इसने किसका संशोधन किया? ट्रिवार्था ने कोपेन का ही केवल संशोधित रूप प्रस्तुत किया है। यह था अपना थार्नवेट और कोपेन और ट्रिवार्था का जलवायु का वर्गीकरण। अब अपना चौथा चैप्टर है राजस्थान की मिट्टियां। मिट्टियों से भी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन खूब छपते हैं, हर पेपर में छपेंगे, मस्त से याद कर लो। यदि अपन बात करें कि मृदा भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित कणों का जो आवरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? मिट्टी। वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो 5 प्रकार से वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। 5 प्रकार में एरिडी सोल, कौन सी सोल? एरिडी। उसके बाद में एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल और इनसेप्टिसोल। एरिडी सोल कुछ इस यहां बताएंगे, ध्यान रखना। एरिडी सोल, एरिडी का मतलब होता है शुष्क, एरिडी का मतलब होता है शुष्क, शुष्क का मतलब ये शुष्क क्षेत्र में ही पाई जाती है। एरिडी जैसलमेर जिले में, एरिडी सोल कहां पर मिलेगी अपने को? जैसलमेर में, फल्लोदी में, थोड़ा बाड़मेर में। आपको ऐसे बचले पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? तब तो एंटीसोल। और सबसे पश्चिमी जिले में पूछ ले तो एरिडीसोल, एंटीसोल। अल्फी, अल्फी यानी गुल्फी, गुल्फी कहानी है तो कहां जाना है? गुल्फी कहानी है तो चलना है जयपुर। जयपुर और इसके आसपास के जिलों में पाए जाते हैं अल्फी। अल्फी यानी गुल्फी, गुल्फी में होता है पानी, पानी को अपन बोलते हैं जल। इसी मृदा का आगे जल के नाम क्या हो जाएगा? जलोढ़। एरिडी, एरिडी का मतलब होता है शुष्क, शुष्क का मतलब मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब इसी का आगे चल के नाम हो जाएगा मरुस्थलीय मिट्टी, ध्यान रखना। इनसेप्टिसोल है। अपन इनसेप्टी कहां महसूस करते हैं? तो सर अपन तो इनसेप्टी पहाड़ों में, तो पहाड़ों में यानी पहाड़ी क्षेत्र, इनसेप्टी सिरोही में। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? सिरोही क्षेत्र में। वर्टी, वर्टी को मतलब बाटी, वर्टी का पढ़ना बाटी और बाटी बढ़ जाए ना हो जाएगा काली, तो इस मृदा का आगे ना चल के नाम हो जाएगा काली मिट्टी। बस ध्यान रख लेना, ये याद करने के तरीके। चलो भाई आगे। अब अपने कि एल्फी देख लिया था, एरिडीसोल शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क मृदा विस्तार जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलोदी, उपमृदा इसकी ऑर्थिड्स, क्या है? ऑर्थिड्स। फिर है एंटीसोल, रेतीली बलुई मृदा होती है, यह राजस्थान में सर्वाधिक इनका विस्तार होता है। शुष्क और अर्धशुष्क दोनों क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका विस्तार संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पाए जाते हैं? एरिडीसोल नहीं, एंटी। एल्फी यानी गुल्फी, जलोढ़ मृदा, इसी का उपनाम क्या हो जाता है? जलोढ़। जल निकला, अल्फी को पढ़ना है गुल्फी, गुल्फी में निकलता है जल, जलोढ़ मृदा। पूर्वी मैदान में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जयपुर, दौसा, टोंक क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है अल्फीसोल या जलोढ़। इनसेप्टिसोल जिसे अपन लाल मृदा कहते हैं, ये अरावली में पाई जाती है, मुख्यतः सिरोही, पाली, राजसमंद और उदयपुर जिलों में। क्योंकि अपन महसूस कहां करते हैं इनसेप्टी? पहाड़ों में इनसेप्टी महसूस करते हैं। उसके बाद में वर्टी, वर्टी को पढ़ना है बाटी, और बाटी होती है प्यारे विद्यार्थियों काले, बाटी की यानी क्यों है? काले। और काले क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती वालों क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारावोड़, झालावाड़ में। सामान्यतः मिट्टी का वर्गीकरण मृदा को उसकी उत्पत्ति, रंग और कणों के आधार पर 9 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है प्यारे विद्यार्थियों? 9 प्रमुख भागों में इसको बांटा गया है। रेतीली बलुई मृदा, सबसे पहले है रेतीली बलुई, बलुई का मतलब बालू, आपा बोला ना बालू मिट्टी। इसका अन्य नाम है मरुस्थलीय मिट्टी या प्यासी मिट्टी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी बोलते हैं, प्यासी मिट्टी बोलते हैं। इसमें प्यास लगती रहती है बहुत जल्दी, आज बारिश होती है कल ऐसे सूख जाती है, इसका मतलब ये प्यासी है बहुत ज्यादा। इसका निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार है मरुस्थलीय क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में। विशेषताओं की बात करें तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इस क्षेत्र में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका मतलब रेतीली बलुई मृदा में कैल्शियम सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन और कार्बन की इसमें कमी होती है। राजस्थान की कोई सी भी मृदा उसमें नाइट्रोजन की हमेशा कमी होती है। जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है, मतलब यहाँ थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है तो बाढ़ आ जाती है, ध्यान रखना, यानी पानी बहने लग जाता है, इसका मतलब इसकी जल धारण क्षमता कम है। और इसके कण मोटे कणों की मृदा, इसलिए ये शोक्ति कम है। इसके कण मोटे हैं, जल धारण क्षमता न्यूनतम है, नाइट्रोजन कार्बन की कमी है, कैल्शियम की मात्रा इसमें क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अधिक है। दूसरी मृदा जलोढ़ मृदा जिसे अपन अल्फीसोल कहते हैं, अन्य नाम है इसका कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, खाद्र मिट्टी या कांप मिट्टी भी इसको बोलते हैं। इसका निर्माण नदियों के अवसादों से हुआ है, क्योंकि यमुना नदी है, बाणगंगा, चंबल के आसपास का क्षेत्र है। इसका विस्तार पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर और भरतपुर में है। विशेषता है राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, नाइट्रोजन की इसमें कमी है। इसमें फसल गेहूं, जोर, सरसों के लिए पर्याप्त है, इसलिए भरतपुर, सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना हुई थी 1952
1993 में। फिर है भूरी दोमट मिट्टी, ये पाली जालौर और सिरोही में इसके उप प्रकार है। भूरी दोमट पाली जालौर और सिरोही में, बलई दोमट मिट्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ में है जिसमें थोड़ी बालू होती है। भूरी मटियार दोमट है सवाई माधोपुर और टोंक में। भूरी मिट्टी और फिर नवीन जलोढ़ मृदा है अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा में, तो नवीन जलोढ़ है। उसके बाद में तीसरी है इंपोर्टेंट काली मृदा, यहां से फर्स्ट ग्रेड में पक्का क्वेश्चन पूछेगा। इसको बोलते हैं मध्यम काली या गहरी भूरी काली भी बोलते हैं, इसके अन्य नाम है। इसको कपासी मृदा बोलते हैं क्योंकि यहाँ कपास होती है। रेगुर मृदा बोलते हैं चिकनी मृदा, रेगुर का मतलब पानी बढ़ने के बाद में चिकनी हो जाती है, आपा जवानी रगड़ पड़ा, तो रेगुर मृदा। इसका निर्माण ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट लावा के शरण से हुई है। इसका विस्तार है हाड़ौती के पठार, और हाड़ौती का पठार को क्या बोलते हैं अपन? पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार, या क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार। और इसमें राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। इसकी विशेषता है जल धारण क्षमता इसकी सर्वाधिक, रेतीली की सबसे कम थी, इसकी सर्वाधिक अधिक है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फेट की कमी होती है, उसमें नाइट्रोजन और कार्बन की कमी थी। पोटास और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, वहां पर भी पोटास और कैल्शियम। इसके कण बारीक कण होते हैं और स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है, इसमें स्वयं जुत जाती है, ये स्वयं जुताई का कण पाया जाता है। और लोहांश इसमें सर्वाधिक होता है, लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। फिर एक क्षारीय मृदा, इसका उपनाम है लवणीय मृदा, रेह है, उसर, कल्लर, अल्काइन या चौपेन मृदा भी इसको कहा जाता है। निर्माण इसका लवणीय पदार्थों से हुआ है। विस्तार इसका खारे पानी की जिले पाली, जालौर और सिरोही जिले में। इसकी विशेषता की बात करें तो pH 7 से ऊपर हो जाता है क्षारीय। तो सर्वाधिक इसमें सोडियम और कार्बोनेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका उपचार जिप्सम का उपयोग किया जाता है, क्षारीयता को दूर करने में जिप्सम का, और अम्लीयता को दूर करने में चूना पत्थर का। सर्वाधिक अनुपजाऊ मिट्टी है कौन सी? क्षारीय। फिर है 5वीं लाल मृदा, जिसे अपन प्रवर्ती मृदा या लिथोसोल्स भी कहते हैं। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस और कार्बन के शरण से हुआ है। इसकी विशेषता, इसका लाल रंग लोह ऑक्साइड के कारण होता है। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? लोह ऑक्साइड के कारण। इसमें मक्का की कृषि की जाती है, इसलिए उदयपुर में सर्वाधिक मक्का होती है, चित्तौड़गढ़ में होती है। विस्तार उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और अजमेर में इसका विस्तार। फिर है लाल पीली मिट्टी, बनास बेसिन में पाई जाती है, लाल और थोड़ी पीली। बनास बेसिन में इसका विस्तार भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली यानी बनास बेसिन वाले जिलों में। फिर उसके बाद में है मिश्रित लाल और काली मिट्टी, इसका विस्तार है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा नीचे वाले क्षेत्रों में है। विशेषता है मक्का और कपास इसमें की जाती है। फिर है लाल लोमी मिट्टी, इंपॉर्टेंट है भाई, लाल लोमी मिट्टी फर्स्ट ग्रेड। विस्तार है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। दक्षिणी राजस्थान में लाल लोमी, उससे ऊपर थोड़ी सी लाल मिश्रित काली। फिर है भूरी रेतीली मृदा, इसका उपनाम है शिरोजम्स या दूसरा मृदा। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, कम उपजाऊ है। शेखावाटी, नागौर, पाली और जोधपुर में पाई जाती है। अपने यहाँ पर भूरी रेत पाई जाती है, भूरी रेत। और फिर है भूरी मिट्टी दक्षिणी बनास बेसिन में, इसका विस्तार सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, बूंदी और उदयपुर में होता है। सवाई माधोपुर है, अजमेर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, बूंदी है, उदयपुर में है भूरी मिट्टी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये लाल पीली है ना, ये मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और पीएच के आधार पर, ये पीएच स्केल के आधार पर 7 में उदासीन मृदा होती है, पीएच 7, जिसे उपजाऊ मृदा। इससे कम हो जाता है तो अम्लीय मृदा हो जाती है। पीएच 7 से कम, इसमें कैल्शियम अधिक हो जाता है। इसका उपचार होता है चूना और फास्फोरस डालो, चूना डालो भाई, चूना। और क्षारीय मृदा हो जाती है जो 7 से ऊपर पीएच चला जाता है, 8 पीएच 7 से अधिक, सोडियम कार्बोनेट अधिक हो जाता है। इसका उपचार क्या है? जिप्सम की गोली दे दो इसको। किसकी दे दो भाई? जिप्सम की गोली। फिर राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टी को 14 प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें रेवेरिना गंगानगर में, साई रोजेक्स गंगानगर में, जिप्सी फेरस बीकानेर में, कैल्सी ब्राउन बीकानेर में। इन 4 को तो इंपोर्टेंट करके याद ही कर लेना। रेवेरिना और साइरोजेक्स गंगानगर में, जिप्सी पेरस और कैल्सी ब्राउन बीकानेर में। मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर, बीकानेर, मरुस्थल में। ग्रे ब्राउन जलोढ़ पाली, नागौर, अजमेर, सिरोही में। नॉन कैल्सी ब्राउन जयपुर, सीकर और झुंझुनू में। नॉन कैल्सी इंपॉर्टेंट है। नवीन जलोढ़ अलवर, भरतपुर और दौसा में। नवीन भूरी भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर में। पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा में।
पीली बुरी सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर में। लाल लोमी इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। काली गहरी मध्यम मृदा हाड़ौती और भीलवाड़ा जिले में। और धूसर बुरी मिट्टी जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, डीडवाना और कुचामन। अब देखो ये राजस्थान का नक्शा है, जिससे मैं आपको एक बार याद करवा देता हूँ, उसके बाद में तो आगे तो कोई सेम की समस्या। पहले मैं आपको यह पढ़ा देता हूं, फिर वो याद कराऊंगा। मर्दा अपर्दन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? मर्दा अपर्दन का मतलब होता है मर्दा का जो ऊपरी पार्ट है उसका बैककर या उड़कर दूसरी जगह चले जाना, जिसे अपन मर्दा की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। अवनलिका अपर्दन का प्रकार है। लंबवत अपर्दन भी बोलते हैं, नदियों के बहाव से, और सर्वाधिक चंबल नदी करती है अवनलिका अपर्दन। चादरी अपर्दन वर्षा के द्वारा, जल द्वारा पर्वतों में होता है। कहां पर होता है? पर्वतों के अंतर होता है। कहां होता है? पर्वतों में। सिरोही, राजसमंद और उदयपुर में चादरी अपर्दन होता है। कौन सा अपर्दन होता है? चादरी अपर्दन होता है प्यारे विद्यार्थी। वायु द्वारा जैसलमेर में सबसे ज्यादा मरुस्थल में होता है वायु, तो वहां होती है। उसके बाद में सेम की समस्या पाई जाती है अपने गंगानगर, सूरतगढ़ में और हनुमानगढ़, बड़ोपाल में। नहरी क्षेत्र में भूमि का दलदली बनना, इसका उपाय है सफेदा का पेड़ लगा दो इसके किनारों, और उसकी जड़ों के कारण नहीं होगा। अम्लीयता या क्षारीयता की समस्या, मृदा की निचली सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा जल का रिसाव होता है, जिससे अम्लीयता या क्षारीयता की समस्या हो जाती है। मृदा के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से सूक्ष्म पोषक तत्व है, लोहा है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है। द्वितीयक और प्राथमिक में, प्राथमिक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और द्वितीयक है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। उसके बाद में अपन राजस्थान भूमि सांख्यिकी की महत्वपूर्ण, सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में, सबसे ज्यादा बंजर जैसलमेर में, और व्यर्थ भूमि राजसमंद में, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद में। सर्वाधिक पड़ती भूमि, पड़त भूमि जिसको अपन बोलते हैं पड़ती भूमि, वो जोधपुर में, और सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि गंगानगर में है। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहां पर है? गंगानगर में। अब मैं आपको एक बारे मिट्टी याद करवा देता हूं। देखो मरुस्थल आपको याद है, सबको मरुस्थलीय याद है कि इस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने आपको कहा गुल्फी कहाँ खानी है? गुल्फी खानी है आपको प्यारे विद्यार्थियों कहाँ जाकर? जयपुर राजधानी में जाकर। गुल्फी में होता है जल, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। तो ये वाला क्षेत्र में है जलोढ़। जल से याद आ जाएगा उपजाऊ, जहां पानी ज्यादा होगा, नदियां ज्यादा होगी, अलवर भरतपुर, जलोढ़ हो गया। फिर मैंने कहा काली, बरटी, बाटी, बाटी होते काली, काली आती है हाड़ौत पट। ये लो जी, यहां है काली। पहले जो मैं बता रहा हूं वो याद करना है। सर आपने याद करवाया था हमें, क्या याद करवाया था कि लूणी नदी होती है वो खारी नदी होती है। खारी में लवण होते हैं, तो लवणीय मृदा, जहां लूणी नदी लास्ट में जाती है वो क्षेत्र है लवणीय मृदा। याद हो जाएगा ये लवणीय मृदा। फिर मैंने आपको एक चीज याद करवाई कि पर्वत होते हैं, वहां अपन इनसेफ्टी महसूस करते हैं। सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत कहां पर है? सिरोही में, वहां सबसे ज्यादा इनसेफ्टी महसूस करते हैं। उसी इनसेफ्टी को अपन क्या बोलते हैं? प्रवृत्तीय। तो ये प्रवृत्तीय मृदा। अब उसके बाद में आपको याद रखना है नीचे से लाल लोमी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी। इधर काली है, इधर लाल है, बीच वाली क्या हो जाएगी? दोनों का मिश्रण लाल और काली, लाल और काली, लाल और काली। चलो भाई, अपने शेखावाटी में रेत पड़ी है खूब सारी, वो रेत की किस रंग की है? भूरे रंग की है, भूरी और रेतीली। अब बची बीच वाला क्षेत्र, तो इन सबको याद करते 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 अपन तो लाल पीले हो गए। तो बीच वाला क्षेत्र में लाल और पीली, बीच वाले क्षेत्र में लाल और पीली, ऐसे आप याद कर रख सकते हो। अब इनका जिला पूछो तो आप मरुस्थल में जैसलमेर है, भूरी रेतीली में शेखावाटी, जलोद में अलवर, भरतपुर, जयपुर है, लाल पीली में सवाई माधोपुर है, टोंक है, अजमेर है, लाल काले में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ है, लाल लोमी में डूंगरपुर बांसवाड़ा है, पर्वतीय में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, लवणीय में जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली है, मरुस्थली है। बस याद हो गए। मध्य काली में कोटा, बूंदी, बारा, जाला। लो जी, तो प्यारे विद्यार्थियों अपन ने यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं, और लगभग 1.5 घंटे में 4 टॉपिक को सुपरफास्ट और महत्वपूर्ण तरीके से अपन ने इनका रिवाइज किया है। अब भी इसके 4-5 टॉपिक और पढ़ेंगे, जिसको अपन अगली क्लास में करेंगे। यहां तक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे, जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि बैक टू बैक क्लासें जल्दी आ जाए, साइकोलॉजी की हो जाए, इसी प्रकार से नोट्स मेकिंग पैटर्न से और शॉर्ट तरीके से ज्योग्राफी कंप्लीट, कला संस्कृति भी कंप्लीट करवा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा हिस्ट्री भी करवाने की, और राजस्थान की क्लास 9 वाली जो राजस्थान
अध्ययन की किताब है उसका वीडियो डाला हुआ, उसे जाके देख सकते हो। मैनेजमेंट वाला पोर्शन भी करवा दिया जाएगा। यदि यहाँ तक आप रुके हुए तो बिल्कुल आप एक मुझे अच्छा कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके भी जाना। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट और आप स्वस्थ रहे। अच्छे से अपनी तैयारी को लास्ट रूप में रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। लोग कहते हैं लास्ट में पढ़ना नहीं चाहिए, लास्ट में पढ़ी हुई चीजों का रिकॉल करवाया जाता है। उसी तरीके से मैं बिना फालतू बकवास के, पहली बात तो बिना फालतू की कोई भी आपको बात नहीं करता हूं, केवल पढ़ाने से मतलब 1.5 घंटे में 4 टॉपिकों का आपका रिवीजन करवा देता हूं सुपरफास्ट। इतना रिवीजन आप खुद भी नहीं कर पाते हो। तो इस शानदार चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।